कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे पैसेंजर प्लेन से जो अमेरिका की तरफ जा रहा था। उसी दौरान एक यात्री हैरान होकर फ्लाइट अटेंडेंट से पूछता है कि आखिर फ्लाइट का रूट अचानक क्यों बदल दिया गया। फ्लाइट अटेंडेंट उसे समझाती है कि असली रूट पर मौसम बहुत खराब है, इसलिए पायलट ने खुद फैसला लेकर रास्ता बदल दिया है और अब विमान अमेजन के ऊपर से उड़ान भरेगा। चूंकि इस फ्लाइट में केवल 8 यात्री थे, इसलिए किसी ने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन कुछ देर बाद अचानक पूरा विमान जोर जोर से हिलने लगता है। पायलट नोटिस करता है कि अचानक विमान का जीपीएस सिस्टम काम करना बंद कर चुका है, यहाँ तक कि कंट्रोल पैनल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। पायलट तुरंत बेस स्टेशन से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश भी नाकाम हो जाती है क्योंकि रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम भी बंद हो चुका था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि पायलट को जैसे पहले से अंदाजा था कि कुछ गलत होने वाला है। वो किसी तरह विमान को संभालते हुए अपने फोन से एक आखिरी वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। उस वीडियो में वो कहता है कि इस विमान में ऐसे बड़े बड़े राज छिपे हैं जिन्हें देखकर उसे पहले ही शक हो गया था कि कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अब विमान तेजी से नीचे गिरने लगता है। सामने घना जंगल और ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे थे। पायलट किसी तरह पेड़ों की शाखाओं का इस्तेमाल करके विमान की स्पीड कम करने की कोशिश करता है ताकि क्रैश का असर थोड़ा कम हो जाए। कई किलोमीटर तक घसीटने के बाद आखिरकार विमान रुक जाता है। यहाँ मौजूद लगभग सभी यात्री जिंदा बच जाते हैं, लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट जिसने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी वो मौके पर ही मर जाती है। अब सभी यात्री घबराकर एक दूसरे से चर्चा करने लगते हैं कि आखिर अब उन्हें क्या करना चाहिए। वो लोग पहले ये कंफर्म करते हैं कि फ्लाइट अटेंडेंट के अलावा किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई। इसके बाद 2 यात्री जल्दी से कॉकपिट में जाकर पायलट की हालत देखने लगते हैं, लेकिन वहाँ का दृश्य देखकर वो दंग रह जाते हैं। कुछ पेड़ों की बड़ी शाखाएं पायलट के सीने के आर पार हो चुकी थीं, फिर भी वो किसी तरह जिंदा था। दोनों यात्री धीरे धीरे सीट हटाने की कोशिश करते हैं ताकि पायलट ठीक से सांस ले सके। तभी अचानक विमान के बाहर आग लगने की आवाज आती है। सभी यात्री तुरंत विमान से बाहर निकल जाते हैं और आग बुझाने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि अगर पूरा विमान जल गया तो रेस्क्यू टीम आने तक वो लोग रहेंगे कहाँ। कुछ समय बाद हालात थोड़े शांत होते हैं। अब सभी 8 यात्री एक साथ बैठकर समझने की कोशिश करते हैं क्या आखिर रूट बदलने के बाद वो अमेजन के किस हिस्से में आ गए। किसी के फोन में कोई सिग्नल नहीं था, मतलब इस घने जंगल में सैटेलाइट फोन के बिना बाहर की दुनिया से संपर्क करना लगभग नामुमकिन था। ये जंगल सैकड़ों मील तक फैला हुआ था, यहाँ से पैदल निकलना भी असंभव जैसा था। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि बाहर किसी को ये तक नहीं पता कि उनका विमान यहाँ क्रैश हुआ है, मतलब कोई उन्हें ढूंढने भी नहीं आएगा। तभी यात्रियों में से एक आदमी जिसका नाम जैक था सबका परिचय जानने की बात करता है। वो कहता है कि अगर सब एक दूसरे को समझेंगे तभी मिलकर सही फैसला ले पाएंगे कि आगे क्या करना है। जैक अपना परिचय देते हुए बताता है कि वो एक इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर है। उसका काम लोगों को इंश्योरेंस फ्रॉड करने से रोकना है। वो अपना एक केस खत्म करके अमेरिका वापस लौट रहा था। इसके बाद दूसरा यात्री अपना नाम केविन बताता है। वो पेशे से एक डॉक्टर था। केविन बताता है कि कई साल डॉक्टर रहने के बाद उसने मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस शुरू किया है और उसी काम से वो वापस अमेरिका जा रहा था। डॉक्टर केविन पायलट की हालत देखकर समझ जाता है कि उसकी वोकल कॉर्ड डैमेज हो चुकी है, इसलिए वो बोल नहीं पा रहा। लेकिन वही इकलौता इंसान था जो शायद उन्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता था, इसलिए उसे हर हाल में बचाना जरूरी था। इसके बाद तीसरी यात्री अपना नाम क्रिस्टी बताती है। वो कहती है कि उसे दुनिया घूमना पसंद है और वो अपने ट्रैवल वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है, लेकिन जब उससे उसके अतीत के बारे में पूछा जाता है तो वो कुछ भी बताने से मना कर देती है। चौथा यात्री था कार्लोस। वो एक रेसलर था और मूल रूप से मेक्सिको का रहने वाला था। वो एक फाइटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेने अमेरिका जा रहा था। इसके बाद एक युवा कपल अपना परिचय देता है। उनका नाम था डैनी और एमी। वो बताते हैं कि उनकी हाल ही में शादी हुई है और वो हनीमून के लिए अमेरिका जा रहे थे। आखिर में बचते हैं एक मिडिल एज कपल डेविड और लीसा। वो अमेरिका के एक छोटे शहर में होटल चलाते थे, लेकिन डेविड की हार्ट सर्जरी के लिए वो बाहर जा रहे थे। इस तरह सभी लोग एक दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। अब उनके साथ था घायल पायलट जो बोलने की हालत में नहीं था। तभी जैक सबको सुझाव देता है कि सबसे पहले विमान में बचा सारा खाना और पानी इकट्ठा करके राशन की तरह बांटना चाहिए ताकि उन्हें पता चल सके कि वो कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं। वो लोग चेक करते हैं और पता चलता है कि खाना और पानी ज्यादा से ज्यादा 3 दिन तक चल सकता है। इसके बाद जैक कहता है कि अगर बारिश या तूफान आया तो उन्हें विमान के अंदर शरण लेनी पड़ सकती है, इसलिए फ्लाइट अटेंडेंट की बॉडी को बाहर कहीं दूर रखना होगा ताकि विमान के अंदर जगह बनी रहे। सभी लोग मिलकर ये छोटे छोटे काम खत्म करते हैं। अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। अब जैक और बाकी सभी घायल पायलट के पास जाकर उससे पूछते हैं कि क्या विमान में कोई सैटेलाइट फोन मौजूद है जिससे वो बाहर मदद के लिए संपर्क कर सकें। साथ ही वो ये भी जानना चाहते थे कि आखिर विमान अपने असली रूट से हटकर इस जंगल में कैसे आ गया और बिना किसी खराब मौसम के अचानक क्रैश कैसे हो गया। पायलट कुछ बोलने की कोशिश करता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बड़ा राज जानता हो, लेकिन बोल ना पाने की वजह से वो कुछ भी बता नहीं पाता। तभी जैक कहता है कि चूंकि केविन एक डॉक्टर है इसलिए उसे पायलट का इलाज करना चाहिए, लेकिन केविन तुरंत मना कर देता है। वो कहता है कि पायलट को बचाने के लिए सर्जरी करनी पड़ेगी और इस जंगल में उसके पास ना तो सही मेडिकल उपकरण है और ना ही दवाइयाँ। अगर वो अभी सर्जरी करेगा तो शायद पायलट और जल्दी मर जाएगा, इसलिए सभी फैसला करते हैं कि फिलहाल पायलट के ठीक होने का इंतजार करना ही बेहतर होगा। उधर लीसा विमान से खाना निकालकर सभी में थोड़ा थोड़ा बांट देती है। खाना खाने के बाद सभी लोग उम्मीद करने लगते हैं कि शायद वो यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। तभी क्रिस्टी पास के एक ऊंचे
पहाड़ की तरफ देखते हुए कहती है कि शायद अगर वो लोग ऊपर चढ़ जाएं तो किसी फोन में सिग्नल आ सकता है, इसलिए उन्हें वहां जाकर कोशिश करनी चाहिए। लेकिन तब तक शाम हो चुकी थी, इसलिए सभी तय करते हैं कि अगली सुबह वो पहाड़ की तरफ जाएंगे। तभी पायलट की हालत अचानक और खराब होने लगती है, यहाँ तक कि केविन, जो अब तक कुछ नहीं कर रहा था, वो भी समझ जाता है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो पायलट वैसे ही मर जाएगा। इसलिए वो रिस्क लेने का फैसला करता है। केविन कहता है कि वो इसी हालत में किसी तरह पायलट की सर्जरी करने की कोशिश करेगा। अब वो बचेगा या नहीं ये उसकी किस्मत पर निर्भर करेगा। केविन की बात मानकर बाकी लोग विमान से जरूरत का सामान ढूंढ कर लाते हैं। वो लोग एक सब्जी काटने वाला चाकू, शराब और बाकी छोटी मोटी चीजें इकट्ठा करते हैं जो सर्जरी में काम आ सकती थी। अब डॉक्टर केविन बिना एनेस्थीसिया के सर्जरी शुरू करता है। दर्द की वजह से पायलट बुरी तरह तड़पने लगता है, लेकिन सौभाग्य से सर्जरी उम्मीद से बेहतर होती है। सर्जरी खत्म होने के बाद केविन बताता है कि अगर पायलट रात भर आराम करे तो शायद सुबह तक उसकी हालत बेहतर हो जाएगी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि रात में उनके साथ क्या होने वाला है। रात के समय जब सभी लोग बाहर सो रहे थे, तभी एक नकाबपोश इंसान चुपके से घायल पायलट के पास आता है। वो उसके मुंह को दबाकर उसकी सांस रोक देता है और कुछ ही सेकंड में पायलट की मौत हो जाती है। अगली सुबह जब सभी उठते हैं तो पायलट की लाश देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि पिछली रात सर्जरी के बाद उसकी हालत काफी बेहतर हो चुकी थी और वो तो उन्हें कोई जरूरी बात बताने वाला था। डॉक्टर केविन उसकी जांच करके कहता है कि उसके शरीर में कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ था, मतलब उसकी मौत सामान्य तरीके से नहीं हुई। अब सभी लोग चर्चा करने लगते हैं कि रात में किसी को पायलट की निगरानी करनी चाहिए थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आखिरकार वो लोग सोचते हैं कि शायद उसकी मौत चोटों की वजह से हुई होगी, इसलिए वो पायलट की बॉडी को भी फ्लाइट अटेंडेंट की बॉडी के पास एक पेड़ के नीचे रखाते हैं, ताकि अगर कभी कोई रेस्क्यू टीम यहाँ पहुंचे तो दोनों की बॉडी उनके परिवार तक पहुंचाई जा सके। लेकिन किसी का ध्यान नहीं जाता कि पायलट की जेब से उसका फोन नीचे गिर चुका था और डैनी चुपचाप वो फोन उठा लेता है। जब एमी उससे इसके बारे में पूछती है तो डैनी उसे किसी को कुछ न बताने के लिए कहता है, क्योंकि अब उसे किसी पर भरोसा नहीं रहा था। इसके बाद डैनी अकेले पायलट की बॉडी के पास जाता है और उसका एक उंगली काट लेता है ताकि फिंगरप्रिंट से फोन अनलॉक किया जा सके। उधर मिडिल एज कपल डेविड और लीसा आपस में बात कर रहे होते हैं। लीसा अपने पति से कहती है कि उसे नहीं लगता पायलट की मौत सामान्य थी। वो पहले एक अस्पताल में नर्स रह चुकी थी और उसने एक बार एक मरीज को दम घुटने से मरते देखा था। लीसा बताती है कि पायलट का चेहरा भी उसी मरीज की तरह काला पड़ गया था, मतलब किसी ने जानबूझकर उसकी सांस रोकी थी। लेकिन उसने ये बात बाकी लोगों को नहीं बताई, क्योंकि साफ था कि उन 8 लोगों में से ही कोई एक कातिल था। डेविड हैरान होकर पूछता है कि आखिर कोई यात्री पायलट को क्यों मारेगा, लेकिन लीसा कहती है कि अब उन्हें ये पता लगाना होगा और अब से उन्हें बहुत सावधान रहना होगा। उन्हें खुद के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसी दौरान लीसा को अचानक महसूस होता है कि कोई उनकी बातें सुन रहा है, इसलिए वो तुरंत बात करना बंद कर देती है। उधर ट्रैवलर क्रिस्टी एमी के पास आकर कहती है कि उसे पता है कि डैनी और एमी असल में हनीमून पर नहीं जा रहे। अब एमी सच बता देती है। वो कहती है कि वो एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी है और डैनी उसके घर का ड्राइवर था, लेकिन दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और जब उन्हें लगा कि उनका परिवार इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगा, तब दोनों घर छोड़कर अमेरिका भाग रहे थे। क्रिस्टी समझ जाती है कि उन्होंने बाकी लोगों से झूठ बोला था ताकि कोई उन्हें शक की नजर से न देखे। उधर कार्लोस सबको एक अच्छी खबर देता है। उसे विमान के मलबे में एक जीपीएस डिवाइस मिली थी। वो कहता है कि अगर वो इस डिवाइस को पास के पहाड़ की चोटी तक ले जाकर एक्टिवेट कर दे तो शायद मदद मिल सकती है। उसका सिग्नल बहुत दूर तक जाएगा। साथ ही कार्लोस कहता है कि डिवाइस जितनी खराब हुई है वो उसे अगले दिन तक ठीक कर देगा। ये सुनकर सभी थोड़ी राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि आखिरकार उन्हें बाहर निकलने की एक उम्मीद दिखाई देने लगी थी। कार्लोस बताता है कि उसके पिता पहले इलेक्ट्रिशियन थे और उसने उन्हीं से ये सब काम सीखा था, लेकिन वो खुद एक फाइटर बनना चाहता था, इसलिए उसने अपने पिता का काम छोड़ दिया। तभी जैक कहता है कि ठीक है, आज कार्लोस जीपीएस डिवाइस ठीक करेगा और कल सुबह सभी पहाड़ पर चढ़कर उसे एक्टिवेट करेंगे। लेकिन तभी लीसा एक बुरी खबर देती है। वो बताती है कि उनका खाना चोरी हो गया है। हालांकि उन्हें यहाँ फंसे सिर्फ एक दिन हुआ था। जो खाना 3 दिन तक चलना था वो लगभग खत्म हो चुका था। अब जैक और क्रिस्टी तुरंत विमान के अंदर जाकर जांच करने लगते हैं कि आखिर खाना किसने चुराया। उन्हें समझ आ जाता है कि किसी ने जानबूझकर राशन खत्म किया है। इसी दौरान जैक नोटिस करता है कि क्रिस्टी बहुत प्रोफेशनल तरीके से जांच कर रही है। तब वो कहता है कि वो कोई साधारण ट्रैवलर नहीं हो सकती, क्योंकि आम इंसान इस तरह जांच नहीं करता। तब आखिरकार क्रिस्टी सच बताती है। वो असल में एक रिपोर्टर थी जो अलग अलग देशों में जाकर गैंग्स और अपराधियों का पर्दाफाश करती थी। इसीलिए उसने अपने बारे में झूठ बोला था ताकि अगर यात्रियों में कोई अपराधी हो तो वो उस पर हमला न करे। मतलब वहाँ मौजूद हर इंसान अपने अतीत के बारे में कुछ न कुछ छिपा रहा था। अब क्योंकि उनके पास खाने और पानी की कमी हो चुकी थी, इसलिए कार्लोस को जीपीएस डिवाइस ठीक करने के लिए छोड़कर बाकी सभी लोग जंगल में खाने और पानी की तलाश में निकल पड़ते हैं। चलते चलते उन्हें रास्ते में नीले रंग के कुछ मशरूम दिखाई देते हैं। क्रिस्टी अपने रिपोर्टिंग अनुभव से तुरंत समझ जाती है कि ये जहरीले मशरूम हैं और इन्हें खाने से कुछ घंटों में इंसान की मौत हो सकती है। वो सभी को चेतावनी देती है कि कोई भी गलती से
जिससे इन्हें हाथ न लगाए। साथ ही वो ये भी बताती है कि ऐसे मशरूम आमतौर पर गीली जगहों पर उगते हैं, मतलब आसपास कहीं पानी का बड़ा स्रोत जरूर होगा। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें सच में एक तालाब मिल जाता है, लेकिन वहाँ का पानी साफ नहीं था, इसलिए उसे पीने लायक बनाने का तरीका ढूंढना जरूरी था। तभी अचानक पीछे से गोली चलने की आवाज आती है। सभी लोग डरकर पीछे दौड़ते हैं। वहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि डेविड ने अपनी बंदूक से एक बंदर का शिकार किया है ताकि वो लोग उसे खाकर अपना पेट भर सकें। असल में डेविड और लीसा के पास एक बंदूक थी जिसके बारे में उन्होंने किसी को नहीं बताया था। लीसा कहती है कि वो लोग किसी को डराना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये बात छुपाई। अब डेविड के शिकार किए हुए बंदर को पकाकर सभी लोग रात का खाना खाते हैं। उधर क्रिस्टी और जैक मिलकर तालाब के पानी को साफ करने का तरीका भी निकाल लेते हैं। इस तरह कम से कम आज के लिए खाने और पानी की समस्या खत्म हो जाती है। लेकिन एमी बंदर का मांस नहीं खा पाती, इसलिए उसका हिस्सा खराब ना हो इसके लिए डेविड खुद उसका खाना भी खा लेता है। खाना खत्म होने के बाद जैक सभी से पूछता है कि क्या किसी और के पास भी डेविड और लीसा की तरह कोई खतरनाक चीज छुपी हुई है, क्योंकि अब हर किसी को सब कुछ जानने का हक था। तब कार्लोस अपना बैग खोलकर दिखाता है। उसके पास सिर्फ उसका फाइटिंग मास्क था जो उसकी फाइटर पहचान को रिप्रेजेंट करता था। साथ ही वो कहता है कि कल वो लोग जीपीएस डिवाइस के जरिए मदद के लिए सिग्नल भेज देंगे, इसलिए फिलहाल उन्हें एक दूसरे से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसी रात जब सभी लोग सो रहे थे, अचानक डेविड की तबीयत खराब होने लगती है और दूर अंधेरे में कोई इंसान छिपकर ये सब देख रहा था। अब वही रहस्यमयी इंसान अपना सैटेलाइट फोन निकालता है और किसी लड़की को कॉल करता है। वो कहता है कि उनका प्लान अब तक पूरी तरह सफल रहा है और वो इसे और तेजी से आगे बढ़ाएगा। मतलब उन यात्रियों में से किसी एक के पास सैटेलाइट फोन मौजूद था, लेकिन उसने जानबूझकर उसे सबसे छुपा रखा था और शायद वही शुरू से ये सब कर रहा था। लेकिन क्यों, ये अभी भी एक बड़ा रहस्य था। अगली सुबह सभी लोग लीसा के रोने की आवाज सुनकर जागते हैं, क्योंकि रात में डेविड की मौत हो चुकी थी। डॉक्टर केविन उसकी जांच करके बताता है कि उसके मुंह से झाग निकल रहा है, मतलब उसे फूड पॉइजनिंग हुई थी और शायद उसे वही जहरीले मशरूम खिलाए गए थे जो उन्होंने पिछले दिन जंगल में देखे थे। ये सुनते ही लीसा गुस्से में आ जाती है। वो सभी पर चिल्लाने लगती है कि उनमें से कोई एक इंसान सबको एक एक करके मार रहा है, लेकिन अब तक किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा। इन 8 लोगों में से तो कोई भी एक दूसरे को पहले से जानता तक नहीं था। तब लीसा सभी को बताती है कि पायलट की मौत भी सामान्य नहीं थी। उसे उसी समय समझ आ गया था कि किसी ने जानबूझकर उसका दम घोंटा था, लेकिन उसने उस वक्त कुछ नहीं कहा ताकि सभी लोग आपस में लड़ने न लगे। अब लीसा को याद आता है कि उसने ये सारी बातें डेविड को बताई थी और उसी दौरान उसे महसूस हुआ था कि कोई उनकी बातें सुन रहा था। मतलब जिसने उनकी बातें सुनी उसी ने बाद में डेविड को निशाना बनाया, क्योंकि डेविड सच के करीब पहुंच चुका था। अब सभी को समझ आने लगता है कि जब उन्होंने जंगल में जहरीले मशरूम देखे थे तब किसी ने चुपके से कुछ मशरूम उठा लिए थे और रात में उन्हें डेविड के खाने में मिला दिया। सबसे डरावनी बात ये थी कि डेविड ने एमी का खाना भी खाया था, मतलब शायद असली निशाना एमी थी। अब वहाँ मौजूद हर इंसान डर जाता है, क्योंकि अगर उनमें से कोई एक कातिल है तो हर किसी की जान खतरे में थी। ऊपर से विमान का अचानक क्रैश होना, फिर एक एक करके लोगों का मरना, ये सब साफ इशारा कर रहा था कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि पहले से बनाई गई योजना थी। अब सभी लोग अलग अलग रहने लगते हैं, क्योंकि कोई भी किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। उधर डैनी एमी को पायलट का फोन दिखाता है जिसे उसने पहले छुपा लिया था। उस फोन में पायलट की आखिरी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद थी। वीडियो में पायलट खुद कह रहा था कि विमान में कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है और विमान को जानबूझकर क्रैश करवाया गया है। डैनी और एमी वो वीडियो बाकी सभी को भी दिखा देते हैं। अब सभी पूरी तरह यकीन कर लेते हैं कि यहाँ सच में कोई बड़ा खेल चल रहा है और पिछले दोनों लोगों की मौत महज हादसा नहीं थी। इसी दौरान कार्लोस बताता है कि उसने आखिरकार जीपीएस डिवाइस ठीक कर ली है। अब उन्हें सिर्फ पहाड़ की चोटी तक पहुंचकर उसे एक्टिवेट करना था, लेकिन अब कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर असली कातिल उनके बीच मौजूद था तो वो कभी नहीं चाहेगा कि मदद पहुंचे। अगर जीपीएस चालू हो गया तो सभी लोग यहाँ से बच निकलेंगे। अब सभी चर्चा करने लगते हैं कि पहाड़ पर कौन जाएगा और कौन नीचे कैंप की सुरक्षा करेगा। आखिरकार जैक कहता है कि वो नीचे रहकर कैंप संभालेगा, जबकि कार्लोस, डॉक्टर केविन और क्रिस्टी पहाड़ पर जाकर जीपीएस डिवाइस इंस्टॉल करेंगे। तीनों लोग अब डिवाइस लेकर पहाड़ की तरफ बढ़ने लगते हैं। उनका प्लान साफ था, अगर उनमें से कोई एक कातिल निकला तो बाकी 2 लोग मिलकर उसे संभाल लेंगे। उधर चढ़ाई के दौरान कार्लोस च्यूइंग गम चबाने लगता है। तभी क्रिस्टी उसके गम के रैपर को देखकर समझ जाती है कि ये उसी खाने का हिस्सा था जो पहले चोरी हुआ था, मतलब खाना कार्लोस ने चुराया था। अब क्रिस्टी के मन में शक पैदा होने लगता है कि शायद वही असली कातिल भी हो सकता है, लेकिन वो अभी किसी को कुछ नहीं बताती। वो चुपचाप कार्लोस पर नजर रखने लगती है। साथ ही सावधानी के लिए वो जीपीएस डिवाइस भी कार्लोस से लेकर खुद संभाल लेती है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कार्लोस डिवाइस को नुकसान न पहुंचा दे। अब तीनों धीरे धीरे पहाड़ की चोटी की तरफ बढ़ते रहते हैं। कई घंटों की मुश्किल चढ़ाई के बाद आखिरकार वो लोग ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी अचानक क्रिस्टी का पैर फिसल जाता है और वो पहाड़ के किनारे से नीचे लटक जाती है। सबसे खतरनाक बात ये थी कि जीपीएस डिवाइस भी किनारे के पास गिर चुकी थी। अगर वो डिवाइस नीचे गिर जाती तो यहाँ से बाहर निकलने की उनकी आखिरी उम्मीद खत्म हो जाती। इसलिए अपनी जान जोखिम में डालकर क्रिस्टी सबसे पहले डिवाइस पकड़ लेती है। उधर कार्लोस और केविन अपनी जान की परवाह किए बिना क्रिस्टी को ऊपर खींचने लगते हैं और आखिरकार वो दोनों मिलकर क्रिस्टी और डिवाइस दोनों को बचा लेते हैं। इस घटना के बाद तीनों के बीच थोड़ा भरोसा बनने लगता है, क्योंकि अगर उनमें से कोई कातिल होता तो वो आसानी से बाकी लोगों को मरने के लिए छोड़ सकता था, लेकिन उन्होंने एक दूसरे की जान बचाई। अब आखिरकार कार्लोस जीपीएस डिवाइस इंस्टॉल करना शुरू करता है। उधर डॉक्टर केविन अपने फोन में सिग्नल चेक करता है
लेकिन अब भी कोई नेटवर्क नहीं था। मतलब अब उनकी आखिरी उम्मीद सिर्फ यही जीपीएस डिवाइस थी। कुछ देर बाद कार्लोस खुश होकर बताता है कि डिवाइस आखिरकार एक्टिवेट हो चुकी है और कुछ घंटों में उसका सिग्नल दूर तक पहुंच जाएगा। अब सूरज डूबने लगा था, इसलिए तीनों वापस कैंप की तरफ लौटने लगते हैं। उधर नीचे कैंप में मौजूद बाकी लोग अब एक दूसरे पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर पा रहे थे। लिसा अपनी बंदूक लेकर जैक को दूर रहने के लिए कहती है, क्योंकि अपने पति की मौत के बाद अब उसे हर इंसान पर शक होने लगा था। उधर डैनी भी एमी पर गुस्सा करने लगता है। वो एमी से कहता है कि अब से वो किसी और से बात नहीं करेगी और हर चीज वही संभालेगा। लेकिन अब एमी खुद डैनी पर शक करने लगी थी। उसे लगने लगा कि शायद उसने अपने ड्राइवर के साथ भागकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि वो डैनी के अतीत के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। वो सिर्फ प्यार में अंधी होकर उसके साथ भाग आई थी और अब इस जंगल में एक एक करके लोग मर रहे थे। एमी की बातें सुनकर डैनी गुस्से में चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि अगर वो ना होता तो एमी अब तक मर चुकी होती। डैनी का ये रूप देखकर एमी डर जाती है, क्योंकि उसने पहले कभी उसे इतना गुस्से में नहीं देखा था। अब उसे अपने फैसले पर पछतावा होने लगता है। इसी बीच नीचे मौजूद चारों लोग एक दूसरे को शक की नजर से देखते रहते हैं। कुछ देर बाद पहाड़ से लौटकर कार्लोस, केविन और क्रिस्टी वापस कैंप पहुंचते हैं। वो बताते हैं कि जीपीएस डिवाइस सही तरीके से एक्टिवेट हो चुकी है और अगर किस्मत अच्छी रही तो अगले दिन तक कोई न कोई रेस्क्यू टीम वहां पहुंच जाएगी। अब बचे हुए सातों लोग अजीब खामोशी में रात का खाना खाते हैं। हर कोई बस यही सोच रहा था कि किसी तरह उन्हें सिर्फ अगली सुबह तक जिंदा रहना है। रात होते ही सभी सो जाते हैं, लेकिन कार्लोस अकेले अपनी फाइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर देता है। वो अपनी प्रतियोगिता के लिए तैयारी पूरी करना चाहता था। कार्लोस अपने सपनों को लेकर इतना जुनूनी था कि इस भयानक हालत में भी उसका ध्यान सिर्फ प्रैक्टिस पर था। इसी वजह से उसने पहले खाना भी चुराया था ताकि उसकी डाइट खराब ना हो। लेकिन तभी अचानक कार्लोस देखता है कि सामने अंधेरे में कोई काले कपड़ों में खड़ा है और सबसे डरावनी बात यह थी कि उस इंसान ने कार्लोस का फाइटिंग मास्क पहन रखा था। कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो रहस्यमय इंसान कार्लोस पर चाकू से हमला कर देता है और कुछ ही सेकंड में कार्लोस की हत्या हो जाती है। अगली सुबह जब सभी उठते हैं तो कार्लोस कहीं दिखाई नहीं देता। तब जैक कहता है कि उन्हें अलग अलग होकर उसे ढूंढना चाहिए, लेकिन डॉक्टर केविन याद दिलाता है कि अगर जीपीएस डिवाइस काम कर रही है तो अब तक रेस्क्यू टीम आ जानी चाहिए थी। उन्हें नहीं पता था कि रात में किसी ने चुपके से जीपीएस डिवाइस की वायर काट दी थी, मतलब कोई सिग्नल बाहर जा ही नहीं रहा था। इस सच्चाई से अनजान बाकी लोग जंगल में कार्लोस को ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन काफी देर तक खोजने के बाद भी कार्लोस कहीं नहीं मिलता। तब केविन कहता है कि उन्हें दोबारा पहाड़ पर जाकर जीपीएस डिवाइस चेक करनी चाहिए। क्रिस्टी भी उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है, क्योंकि अब किसी को अकेले भेजना बहुत खतरनाक था। दोनों पहाड़ की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में अचानक उन्हें आसमान में बहुत सारे पक्षी एक जगह मंडराते दिखाई देते हैं। ये देखकर दोनों समझ जाते हैं कि वहाँ जरूर कुछ हुआ है, इसलिए वो पहाड़ की तरफ जाने के बजाय उसी दिशा में बढ़ने लगते हैं और वहाँ पहुंचकर उनका दिल दहल जाता है, क्योंकि वहाँ कार्लोस की लाश पड़ी थी। किसी ने पिछली रात उसकी हत्या करके उसकी बॉडी वहाँ फेंक दी थी। अब केविन और क्रिस्टी वापस कैंप लौटते हैं और बाकी लोगों को बताते हैं कि उन्होंने एक और साथी खो दिया है। अब सभी का शक सीधे डैनी और एमी पर जाने लगता है, क्योंकि पिछली रात कार्लोस उन्हीं दोनों के सबसे पास सोया था। हालांकि डैनी समझाने की कोशिश करता है कि वो ऐसा क्यों करेगा, लेकिन अब हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर उनमें से कोई एक कातिल है तो आखिर उसका मकसद क्या है? वो एक एक करके सबको क्यों मार रहा है? तभी लिसा बताती है कि पिछली रात उसकी बंदूक की सारी गोलियां चोरी हो गईं। उसके पास अब सिर्फ एक आखिरी गोली बची थी जो उसकी जेब में थी। ये सुनकर केविन कहता है कि जब उसने डैनी का इलाज किया था तब उसने उसकी पीठ पर एक टैटू देखा था, और ऐसा टैटू आमतौर पर गैंग के लोग बनवाते हैं। मतलब डैनी किसी गैंग से जुड़ा हो सकता है। ऊपर से एमी भी उसके अतीत के बारे में कुछ नहीं जानती थी, इसलिए शक और बढ़ जाता है। लेकिन डैनी कहता है कि वो टैटू उसने खुद नहीं बनवाया था, उसे झूठे केस में जेल भेजा गया था और वहाँ गैंग के लोगों ने जबरदस्ती उसके शरीर पर वो टैटू बना दिया। वो कहता है कि जेल से निकलने के बाद उसने अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश की और तभी उसे एमी के घर ड्राइवर की नौकरी मिली। वहीं उसे एमी से प्यार हो गया। डैनी साफ कहता है कि वो अपराधी नहीं है और वो ये सब नहीं कर रहा। साथ ही वो एमी को ये भी बताता है कि शुरुआत में वो उसके पैसों की तरफ आकर्षित हुआ था, लेकिन बाद में उसे सच में एमी से प्यार हो गया और अब वो उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसी दौरान शाम हो जाती है और अचानक जंगल में तेज तूफान और भारी बारिश शुरू हो जाती है। सभी लोग भागकर वापस विमान के अंदर आ जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें आखिरकार वो चीज दिखाई देती है जिसकी वजह से शायद ये सब हो रहा था। बारिश के कारण विमान की छत का एक हिस्सा टूट जाता है और वहाँ से कई बड़े बैग नीचे गिरते हैं। जब जैक छत हटाकर ठीक से देखता है तो सभी दंग रह जाते हैं, क्योंकि उन बैग्स के अंदर सफेद रंग के कई पैकेट भरे हुए थे। सभी तुरंत समझ जाते हैं कि ये ड्रग्स हैं और उनकी कीमत करोड़ों में होगी। अब धीरे धीरे सारी बातें साफ होने लगती हैं। एयरलाइन असल में सामान्य यात्रियों की आड़ में ड्रग्स की तस्करी कर रही थी। शायद इसी वजह से उनकी फ्लाइट टिकट बाकी फ्लाइट से इतनी सस्ती थी। अब डैनी, जिसने पहले गैंग के साथ काम किया था, वो तुरंत पहचान जाता है कि ये बहुत बड़ा ड्रग ऑपरेशन है। उसे समझ आ जाता है कि शायद एयरलाइन का राज किसी तरह लीक हो गया था और इसलिए विमान को जानबूझकर इस जंगल में क्रैश करवाया गया। अब सभी ये समझ जाते हैं कि उनके बीच मौजूद कातिल शायद इन ड्रग्स पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन फिर भी कई सवाल बाकी थे। अगर मकसद सिर्फ ड्रग्स हासिल करना था तो फिर बाकी लोगों को मारने की क्या जरूरत थी? इसी बीच अचानक एमी डरकर विमान से बाहर भाग जाती है। उसे लगता है कि जिसने भी ये सब किया है वो अब उन्हें भी मार देगा।
तब डैनी तुरंत उसके पीछे भागता है। उधर केविन कहता है कि किसी को अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके बाद लीसा भी बंदूक लेकर एमी को ढूंढने बाहर निकलती है। बाहर तेज बारिश और तूफान की वजह से कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा था। लीसा जंगल में एमी को ढूंढ रही होती है, तभी पीछे से वही रहस्यमयी कातिल उस पर हमला कर देता है। वो चाकू से लीसा पर कई वार करता है। मरने से पहले लीसा उसकी नकाब हटाने की कोशिश करती है ताकि उसका चेहरा देख सके, लेकिन वो सफल नहीं हो पाती और कुछ ही पलों में लीसा की भी मौत हो जाती है। अगली सुबह जब बाकी लोग लीसा की लाश देखते हैं तो सभी पूरी तरह टूट जाते हैं। उन्होंने लाख कोशिश की, लेकिन कातिल बार बार किसी न किसी को मार रहा था। अब वहाँ मौजूद हर इंसान दूसरे पर शक करने लगता है, लेकिन किसी के पास कोई पक्का सबूत नहीं था। तभी अचानक क्रिस्टी अपनी बंदूक जैक की तरफ तान देती है। वो कहती है कि उसे जैक के सामान से लीसा की बंदूक की चोरी हुई गोलियां मिली हैं, मतलब जैक ही असली कातिल हो सकता है। लेकिन क्रिस्टी के पास सिर्फ यही सबूत नहीं था, उसे जैक के बैग से एक सैटेलाइट फोन भी मिला था। अब क्रिस्टी पूरी तरह यकीन कर चुकी थी कि जैक ही ये सब कर रहा है। हालांकि जैक खुद को बेगुनाह बताता है। वो कहता है कि हाँ, उसने लीसा की बंदूक से गोलियां निकाली थीं, लेकिन उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे लगा था कि लीसा ही कातिल है। वो सिर्फ बाकी लोगों की सुरक्षा चाहता था, लेकिन सैटेलाइट फोन उसका नहीं था। जैक कहता है कि असली कातिल ने ही उसे फंसाने के लिए वो फोन उसके बैग में रखा है। तभी केविन जल्दी से कहता है कि उन्हें उस सैटेलाइट फोन से तुरंत मदद मांगनी चाहिए, लेकिन क्रिस्टी बताती है कि वो पहले ही कोशिश कर चुकी है। फोन में एक पासवर्ड लगा हुआ है और बिना पासवर्ड के वो इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब क्योंकि फोन जैक के बैग से मिला था, इसलिए सभी को लगता है कि पासवर्ड सिर्फ जैक को ही पता होगा। लेकिन जैक बार बार कहता है कि फोन उसका नहीं है और उसे कोई पासवर्ड नहीं पता। अब डैनी गुस्से में जैक पर हमला कर देता है, लेकिन केविन उसे रोकते हुए कहता है कि अगर उन्होंने जैक को मार दिया तो फिर फोन कभी अनलॉक नहीं होगा और तब वो लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए फिलहाल जैक को जिंदा रखना जरूरी था। इसके बाद वो लोग जैक को बांध देते हैं। अब बचे हुए 4 लोग फैसला करते हैं कि किसी को जैक से सच उगलवाना होगा और आखिरकार ये जिम्मेदारी डॉक्टर केविन को दी जाती है। केविन जैक के पास जाकर एक बार फिर उससे पासवर्ड पूछता है, लेकिन जैक फिर वही कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। अब मजबूर होकर केविन उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है। वो उसके नाखून उखाड़ने लगता है। उधर उसी समय क्रिस्टी, डैनी और एमी पहाड़ पर लगे जीपीएस डिवाइस को चेक करने निकलते हैं। वहाँ पहुंचकर वो लोग देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि किसी ने जीपीएस डिवाइस की वायर निकाल दी थी। मतलब इतने समय से कोई सिग्नल बाहर जा ही नहीं रहा था। अब क्रिस्टी जल्दी से वायर वापस जोड़ती है और आखिरकार जीपीएस डिवाइस दोबारा चालू हो जाती है। अब उनकी लोकेशन अमेरिका तक पहुंच जाती है, जहां लोग कई दिनों से उस लापता विमान को खोजने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन समस्या ये थी कि लोकेशन अमेजन जंगल के उस हिस्से में थी जो अमेरिका की सीमा के बाहर आता था। ऊपर से एयरलाइन भी अमेरिकी रजिस्टर्ड नहीं थी, इसलिए अमेरिकी सेना वहां सीधे नहीं जा सकती थी। इसी दौरान एक सरकारी इन्वेस्टिगेटर जिसका नाम क्लेयर था, एयरलाइन के ऑफिस पहुंचती है। वो कंपनी के खिलाफ जांच शुरू करने का आदेश देती है, क्योंकि उनका एक विमान कई दिनों से गायब था और कंपनी ने इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं दी थी। लेकिन एयरलाइन की मैनेजर कोरा मुस्कुराते हुए कहती है कि वो आराम से जांच कर सकती है, क्योंकि विमान अमेरिका के बाहर क्रैश हुआ है और वहाँ सिर्फ मैक्सिकन आर्मी ही जा सकती है। इसी दौरान एक बड़ा खुलासा होता है। वो इन्वेस्टिगेटर क्लेयर असल में जैक की पत्नी थी और जैक एयरलाइन के खिलाफ एक गुप्त मिशन पर गया था। वो इस पूरी ड्रग तस्करी की जांच कर रहा था, इसीलिए क्लेयर अब उसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी। इस खुलासे के बाद एक बात साफ हो जाती है, जैक असली कातिल नहीं हो सकता। लेकिन जंगल में मौजूद बाकी लोग अभी भी उसी पर शक कर रहे थे। उधर जंगल में क्रिस्टी अकेले जैक के पास आती है। अब उसे भी लगने लगा था कि शायद जैक को फंसाया जा रहा है। जैक उसे समझाता है कि अगर वो सच में कातिल होता तो वो सिर्फ गोलियां नहीं बल्कि पूरी बंदूक चुरा लेता और फिर बाकी लोगों को आसानी से मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्रिस्टी को उसकी बात सही लगती है, इसलिए वो चुपचाप जैक की रस्सियां खोल देती है और उसे वहां से भाग जाने के लिए कहती है, ताकि बाकी लोग उसे दोबारा टॉर्चर ना कर सकें। अगली सुबह जब बाकी लोग देखते हैं कि जैक गायब है तो वो हैरान रह जाते हैं। क्रिस्टी ऐसे व्यवहार करती है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो, लेकिन डैनी और एमी डर जाते हैं, क्योंकि अगर जैक सच में कातिल हुआ तो अब वो आजाद था और वो किसी से भी बदला ले सकता था, खास तौर पर केविन से, जिसने पिछली रात उसे बुरी तरह टॉर्चर किया था। अब केविन खुद डरने लगता है। तभी डैनी फैसला करता है कि वो एमी को लेकर बाकी लोगों से अलग हो जाएगा, क्योंकि अब उसे किसी पर भरोसा नहीं था। लेकिन क्रिस्टी उसे समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि अगर सभी अलग अलग हो गए तो असली कातिल के लिए लोगों को मारना और आसान हो जाएगा। लेकिन डैनी कहता है कि इतने दिनों तक साथ रहने के बावजूद उनके कई साथी मर चुके हैं, इसलिए अब अलग होना ही बेहतर है। उधर जैक भी कैंप से दूर जाकर अकेले रहने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढने लगता है, क्योंकि अब सिर्फ क्रिस्टी को छोड़कर बाकी सभी उसे कातिल मान रहे थे। इसी बीच डैनी एमी को भरोसा दिलाता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। वो कहते हैं कि अब जीपीएस डिवाइस चालू हो चुकी है और जल्द ही रेस्क्यू टीम वहां पहुंच जाएगी। और सच में ऐसा ही होता है। मैक्सिकन आर्मी को आखिरकार उनका सिग्नल मिल जाता है। अब सेना की एक टीम हेलीकॉप्टर लेकर अमेजन जंगल की तरफ रवाना हो जाती है। उधर जंगल में डैनी और एमी एक साथ बैठे हुए थे, जबकि बाकी लोग अलग अलग दिशाओं में चले गए थे। तभी अचानक पूरे जंगल में कई गोलियों की आवाज गूंजती है। ये आवाज सुनकर बाकी सभी लोग तेजी से वापस कैंप की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि डैनी और एमी दोनों जमीन पर पड़े थे। किसी ने पीछे से गोली मारकर दोनों की हत्या कर दी थी। अब जंगल में सिर्फ 3 लोग बचे थे, क्रिस्टी, डॉक्टर केविन और जैक। तीनों एक दूसरे को शक भरी नजरों से देखने लगते हैं, क्योंकि अब साफ था कि असली कातिल इन्हीं 3 लोगों में से कोई एक है, वही इंसान जिसने शुरू से एक एक करके सबको मारा। उधर दूसरी तरफ सेना का हेलीकॉप्टर भी धीरे धीरे उसी लोकेशन की तरफ बढ़ रहा
था। आगे की कहानी में और भी बड़े ट्विस्ट सामने आएंगे, जहां पता चलेगा कि असली कातिल कौन है और आखिर इस पूरे प्लेन क्रैश के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन था। बाकी कहानी देखेंगे अगले पार्ट।